एम आई ऑडिबल? एक बार सभी स्टूडेंट्स को आवाज और वीडियो, ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक से दिख रहा हो और सुन रहा हो, सो प्लीज डू कमेंट। कर लूंगा मैं, प्लीज डू कमेंट। ठीक है, गुड। सो आज हमारा 17 जुलाई यानी कि 17 क्लास, और हमने कल रात 9 बजे अपना 16th डे कंप्लीट करा था और आज हम लोग अपना 17th डे कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये टाइम टू टाइम इनकी पीडीएफ मिल जा रही होगी। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कुछ भी ऐसी बात हो जिसमें आपको प्रॉब्लम टैकल करनी पड़ रही हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें हमारी ईमेल आईडी यानी कि sigmagurukul@gmail.com पर भी डायरेक्ट आप इन्फो कर सकते हैं, और वो आप लोगों को जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसको वहां पर देखेंगे और उसका रिवर्ट भी देंगे, आपको उसका रिप्लाई भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना डे 17, अगर मैं बात करूं डे 17 के जो क्वेश्चंस होंगे आज हम उसको फुलफिल करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फर्स्ट सेंटेंस की ओर और फिर से देखते हैं क्या गलती आएगी। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताना, जो मैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा वो आप एक्स्ट्रा बताना। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस, यानी कि आपके ब्रैकेट में भी आप नोटिस करो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको जज करना है कि ये कौन सा वॉइस है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर देना है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो आपको आंसर पैसिव में देना है, अगर ये पैसिव वॉइस है तो आपको इसका आंसर एक्टिव में देना है। मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता रखा है कि अब पेपर में ये लिख के नहीं आता कि एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ, इसीलिए आप लोगों को खुद जज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स आर अलार्मिंग ऑटोमोबाइल्स डीलर्स। आप पढ़िए, लिखा हुआ है आर अलार्मिंग। आर अलार्मिंग का मतलब हो गया कि इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो गई, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और हम सबको पता है कि इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो इज एम आर के साथ एक वर्ड यूज करके लगाना होता है बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमें इसका आंसर देना होता है। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको बीइंग वर्ड याद करना पड़ेगा। आप पढ़ो, फर्स्ट में इज बीइंग है, हो सकता है, सेकंड में हैज हैव है, गलत है, थर्ड में हैव है, गलत है, फोर्थ में आर है, सही है। अब आप पढ़ो, ये लिखा था ऑटोमोबाइल्स डीलर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स इज, जो गलत हो गया ना, क्या आंसर होना चाहिए? ऑटोमोबाइल डीलर्स आर बीइंग अलार्म्ड, है ना, आर बीइंग अलार्म्ड। सही आंसर दिया था सभी बच्चों ने। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी बच्चों सेम क्वेश्चन है। क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस, यानी कि आपको वॉइस की बात करनी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। फिर से वही वाला पॉइंट आ गया, आप पढ़ो, आपको खुद जज करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये एक्टिव है या पैसिव है। लिखा हुआ है कि वी हैव रिटन ऑल द लाइब्रेरी रूल्स ऑन द नोटिस बोर्ड। कहने का मतलब है कि आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है? हैज हैव, यानी कि जब भी आपके पास हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए एक्टिव में, तो आप इसका पैसिव बनाओगे हैज हैव के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में लग जाता है बीइंग और परफेक्ट में लग जाता है बीन। तो आप पढ़िए, फर्स्ट में हैव बीन सही है, सेकंड में वर गलत है, थर्ड में आर गलत है, फोर्थ में आर गलत है। सो ऐसे ही पता चल गया फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑल द लाइब्रेरी रूल्स हैव बीन रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड।
समझ में आया सबको? और आप नोटिस करें यहां पर बाय अस नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी हम लोग बाय अस और बाय देम तब नहीं लगाते जब वो एक वेरी वेल नोन की बात कर रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, तो यहां पर बाय अस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे यहां पर भी आप लोग को एक कोई बात इंफॉर्मेशन देनी है तो यह अथॉरिटी की तरफ से होता है, इसलिए इसमें भी बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a sentence has been given in direct indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct oblique indirect speech. ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आपको फिर से यही बात जज करनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर के सीजीएल के उठाए गए हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद ही जज करके बताना चाहा कि ये हमारा एक्टिव है, ये फिर ये हमारा पैसिव है, या फिर ये हमारा डायरेक्ट है, या ये फिर ये हमारा इनडायरेक्ट है। सो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टेंस पता करना पड़ेगा और हमें हमेशा नरेशन में प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से हैड, हार्ड से नो चेंज का आंसर देना पड़ता है। तो यानी कि हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है कि डू नॉट विश, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आंसर होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट किस किस में लिखा हुआ है। तो हमारे पास लिखा हुआ है डू नॉट विश, तो डू नॉट का आंसर डिडेंट में होना चाहिए ना भाई। सो एक ऑप्शन ये गलत हो गया, एक ऑप्शन ये गलत हो गया। अब सेकंड में और थर्ड में पढ़ते हैं। सेकंड में सेड का सेड लगाया है, सेड का टोल्ड लगाया है। तो आपको पता है सेड का टोल्ड नहीं बनेगा, क्योंकि सेड का टोल्ड तब बनता है जब सेड के साथ टू आता है ना। हरी बात समझ में भाई? सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। हो गया भाई, क्लियर हो गया। हालांकि ये ऑर्डर्ड दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहां पर हमारे पास हैड लगा हुआ था, ठीक है ना। अगर ये डिडंट में क्वेश्चन हो जाता तो सही होता। सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगले में भी बच्चों यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है, बस आपको देखकर बताना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बनेगा। जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ यू डोंट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। तो देखो बहुत सारे वर्ड है यहां पर प्रेजेंट से पास्ट बनाने के। सबसे पहले डू नॉट वॉश का आंसर हो जाएगा डिडंट वॉश। क्या आंसर हो जाएगा भाई? डिडंट वॉश। दूसरा है हमारे पास विल डिसमिस का आंसर हो जाएगा वुड डिसमिस। तो वुड डिसमिस इसमें है और डिडंट वॉश भी इसमें, तो फर्स्ट तो है ही। सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वुड डिसमिस, बट यहां पर और दूसरा वर्ड नहीं है, मस्ट लगा हुआ है, गलत है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? फर्स्ट, द लेडी वॉर्न, और वॉर्न से भी आंसर आ जाता है ना। तो द लेडी वॉर्न द सर्वेंट दैट शी वुड डिसमिस हर इफ शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली। आया भाई सबको समझ में? सो फोर्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फिफ्थ सेंटेंस की ओर और देखते हैं। एक बार आप इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, पढ़ो एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स है। सो आंसर डायरेक्ट बनेगा, क्वेश्चन पढ़ के चारों में से एक आंसर देना है कि वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप पढ़िए, इस स्टेटमेंट में एक मॉरल वैल्यू की बात हो गई। जब भी मॉरल वैल्यू की, डिसेंसी की, एथिक्स की, डेकोरम की बात होती है तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या? ऑट टू। ऑप्शन में शुड नहीं मिलेगा क्योंकि शुड भी सेंस देता है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैचेस है। कैसा मैचेस है? स्ट्रॉन्ग मैचेस है। ठीक है, सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। आसान था, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अगला पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि लेट अस सिट डाउन डैश
द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। देखो बच्चों ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर स्टेटमेंट है कि आई एम सिटिंग, ठीक है, और मैं इसमें एक वर्ड यूज कर दूंगा अंडर द ट्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन अगर मेरे पास ट्री से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा, शेड, कि आई एम सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री, यानी कि अगर मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं कि शेड ऑफ ट्री, तो शेड ऑफ ट्री के लिए आप समझ जाना कि इसके पहले एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है जिसको बोलते हैं इन। तो इन द शेड ऑफ ट्री इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर। सो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है भाई, आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज फॉर वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सीधी सी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना पड़ेगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। लिखा हुआ है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। कंपाइल्स अ डिक्शनरी का यहां पर सेंस है राइट्स या फिर एडिट्स अ डिक्शनरी। एडिट्स अ डिक्शनरी यानी कि जो डिक्शनरी लिखता है या फिर उसमें एडिट करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर जो होता है वो डिक्शनरी को लिखता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक क्या होता है कि अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लैपिडिस्ट कौन होता है, आपने सुना है, लैपिडिस्ट होता है वर्कर, स्किल्ड वर्कर बोल सकते हैं, कि हु कट्स प्रीशियस स्टोन। यानी कि आप देखना बहुत सारा ऐसा काम होता है जो स्टोन के ऊपर होता है, बहुत बारीकी से होता है, और उसके लिए एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। जियोग्राफर कौन होता है, जो एक्सपर्ट होता है ज्योग्राफी में या फिर जो ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है वही हमारा जियोग्राफर होता है। ठीक है भाई, सो 7 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी पढ़ के आप सभी बच्चे आंसर दीजिए। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, बताइए। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, या तो होगा नॉलेजेबल। देखो नॉलेजेबल में इसने टाइप करने में गलती कर दी, नॉलेजेबल की भी स्पेलिंग एग्जाम में आती है, थोड़ा सा याद रखेंगे। पहले आपको पूरा नॉलेज लिखना है फिर एबल लिखना है। ठीक है, नॉलेज प्लस में एबल। बाइलिंगुअल, एक्सपर्ट और वर्सेटाइल, बताइएंगे एक बार आंसर भाई। वर्सेटाइल क्या होता है, जो किसी भी सिचुएशन को परख लेता है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, वर्सेटाइल। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा वर्सेटाइल एक्टर बहुत बार बोला जाता है, जैसे इमरान खान को वर्सेटाइल एक्टर बोला जाता था बहुत बार, है ना, इरफान खान को, सॉरी। ठीक है, इरफान खान जो हमारे बीच में नहीं है, बहुत भयंकर अच्छे एक्टर थे, बिल्कुल। एक्सपर्ट नहीं है, कौन सा वर्ड है भाई, बाइलिंगुअल। आप खुद बताइए बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मीनिंग ही टू होता है, बाय का मीनिंग ही क्या होता है, टू। तो ऐसे ही आंसर पता चल जाता कि जिसको 2 लैंग्वेजेस आती है। सो 8 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट का भी आंसर देने की कोशिश करिए। इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी। जब आप किसी के ऊपर कटाक्ष करते हो, जब आप किसी के ऊपर मजाक करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत बच्चे रिडिक्यूल्ड बोलते हैं, जो कि गलत होता है। रिडिकुलस मूवमेंट होता है जब आप बाय मिस्टेक कोई चीज हो जाती है, कभी कभी क्लास में ऐसा सिचुएशन हो जाता है, कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, वो खुद हंसी का पात्र बन जाता है, तो रिडिकुलस मूवमेंट आपने सुना होगा। ठीक है, कंटेम्प्ट का भी कोई सेंस नहीं होता। एक वर्ड होता है बच्चों सटायर, क्या वर्ड होता है, सटायर। सटायर क्या होता है, कमेंट करना, लेकिन वो एक अच्छे ह्यूमर में। आप देखते हो जो कवि होता है वो कितने अच्छे से, मतलब कितने अच्छे से किसी के भी बारे में बोलेगा, और जब भी वो उसके बारे में कुछ ही बात बोलता है तो वो खुद हंसता भी है। तो सटायर वही होता है कि क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं लेकिन उसको सुन के अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सटायर। डिस्क्रिमिनेशन का कोई सेंस ही नहीं था। समझ में आया सभी को। सो 9th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd इज द राइट आंसर। 10th पढ़ो और एक बार आंसर देंगे सारे। 10th पढ़ेंगे और आंसर देंगे। मर्डर ऑफ अ मैन इज कॉल्ड,
मर्डर ऑफ अ मैन। देखो बहुत जगह पर जब ये मैन लिखा हो ना तो आप समझ जाना इसका मतलब पर्सन भी हो सकता है, मतलब किसी की भी मौत। ठीक है, अब हमारे पास एक एक करके जरा वर्ड पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? रेजिसाइड। रेजिसाइड होता है जो क्विंग की किंग और क्वीन का हथियारा होता है, किंग और क्वीन का हथियारा। फैट्रीसाइड जो ब्रदर या फिर सिस्टर का हथियारा होता है। ठीक है, जेनोसाइड जो पूरी की पूरी रेस, नस्ल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को मार दे उसको बोला जाता है। और जो हमारे पास वर्ड है होमिसाइड, होमिसाइड बोलते हैं कि किसी पर्सन को मार देना। ठीक है, किसको मार देता ना, किसी पर्सन को मार देना, उसी को बोला जाता है मर्डर ऑफ अ मैन। समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको सभी को कि मर्डर, मर्डर छोड़ो, किलिंग वर्ड लिखते हैं कि किलिंग, और वैसे भी ना जब भी किलिंग वर्ड आएगा तो आप याद रखना इसके लास्ट में साइड आएगा। इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा बच्चों? साइड ही आएगा। ठीक है, लिखा हो किलिंग ऑफ कैट, कैट का हथियारा। बताओ भाई बताओ, किलिंग ऑफ कैट। लाइट चुभ रही है आंख में। किलिंग ऑफ कैट पता ही नहीं होगा, डॉग सबको पता है। किलिंग ऑफ कैट, किलिंग ऑफ कैट होता है फेलिसाइड। याद रखेंगे सभी, किलिंग ऑफ कैट क्या होता है? फेलिसाइड। ठीक है, ध्यान रखो। सो 10th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आर्बिट्रेटर कौन होता है भाई? आर्बिट्रेटर होता है एम्पायर, सुलह करवाने वाला, या फिर रेफरी, या फिर रेफरी को भी बोलते हैं। ठीक है, एपोस्टेट कौन होता है? गिव अप द रिलीजन, जिसने अपने रिलीजन को गिव अप कर दिया उसको बोलते हैं, है ना। बोहेमियन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति, वन हु हैज एन इंटरेस्ट इन आर्ट्स और म्यूजिक। बोहेमिया का नाम सुना है ना? हाँ, तो कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट में या फिर म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। तो रेटिसेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल इच्छा नहीं करता कि मैं दूसरे से घुलू मिलू, बात करूं, अपनी बातों को बताऊं। ठीक है, एक तरह का इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है जो अपने में रहता है। समझ गए? जो अपने में रहता है उसी को बोलते हैं। आया समझ में? 11th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इडियम्स आ गया बच्चों, जिसको इसका मतलब नहीं पता वो उसी टाइम हिंदी में इसको लिख लेना। लिखा हुआ है हमारे पास टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है कि अपनी जगह बनाए रखने में सक्षम ना रहना, यानी कि आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी थी, आपकी एक पोस्ट थी, आप वहां पर अब रिलायबल नहीं हो तो उसको बोलते हैं, यानी कि अब आपको वहां पर अब आपकी उनको जरूरत नहीं है। होता है ना बहुत बार कि किसी डिपार्टमेंट में भी ऐसी बात बोली जाती है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है? बिकम लेस एक्सेप्टेबल, है ना। अब आपकी जरूरत नहीं है, जब आप अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब नहीं रखते तब बोला जाता है बिकम लेस एक्सेप्टेबल। ध्यान रखना 12th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1st। आगे बढ़ते हैं जरा 13th भी इडियम्स बोल रहा है, बट अंडरलाइंड कहां है इसमें? अच्छा ये लिखा, द स्ट्रॉबेरी डेजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये है बच्चों। अब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्या होता है? आपने वो देखा होगा ना क्रिश वाली मूवी। तो क्रिश वाली मूवी में क्या देखा था आपने कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो क्रिश में भी आपने नोटिस करा होगा जो जादू था, ठीक है, वो दूसरे वर्ल्ड से था, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके पास हमसे ज्यादा थोड़ी सी सुपर पावर कह लो, थोड़े से वो ज्यादा हमसे ब्रिलियंट होते हैं ना। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड का ये आंसर होगा। 1st इज द राइट आंसर। 14, एवरी, ये भी इडियम है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कहते हैं ना जहां निराशा है वहां आशा है, यानी कि जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी भी है। तो पढ़ लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, पढ़ के पता चल रहा होगा। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, है ना, कि जितने भी अनप्लीजेंट सिचुएशन है उसमें जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव साइड हो सकती है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये भी इडियम है, कौन सा वर्ड पे? अच्छा ये लिखा ना, आकीज हील्स। क्या लिखा है हमारे पास कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द आर्कीज हील्स फॉर द जॉब्स एस्पिरेंट। ठीक है ना। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जो है
वो एक रोम के एक क्या नाम है सिपाही था, उससे आया था, ठीक है ना, और उसका एक वीक पॉइंट था उसकी हील का, ठीक है ना, वहीं से पॉइंट बना है, तो वीक पॉइंट को ही बोला जाता है। थोड़ा बहुत ये महाभारत से भी लिया गया है, आपको पता होगा महाभारत में भी जो दुर्योधन था तो उसकी जो जंगा थी वो भी क्या नाम है वज्र की थी, है ना, हार्ड थी, तो कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था, तो आपको पता ही है अगर किसी ने देखी होगी पूरी महाभारत तो, ठीक है। तो भाई वीक पॉइंट बोलते हैं इसको, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। क्लियर हो गया? सो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट। 16 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या लिखा हुआ है? टर्न अ ब्लाइंड आई। कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंख बंद करके रहना, यानी कि गलत होते हुए भी देखना, कोई भी चीज चल रही हो ऐसा प्रिटेंड करना कि कुछ नहीं हुआ, है ना। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है? एबल टू ऑब्वियस ट्रूथ, हाइड द अगली ट्रूथ, प्रिटेंड नॉट टू द नोटिस, है ना। ये प्रिटेंड करना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, है ना, तो उसको बोला जाता है। सो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं भाई, ये तो यार आप लोग कर ही लोगे। मिस स्पेल्ड, गलती, गलत, आपको बताना है 3 गलत स्पेलिंग है, 1 सही स्पेलिंग है, कौन सी सही है? बताओ भाई, बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है? इमीडिएटली, देखते हो इमीडिएटली की स्पेलिंग IMMI, है ना, ये यही गलत हो जाता है, यही गलती होती है पेपर में, तो होता है IMMEDIATELY, है ना। कौन सा करेक्ट हो गया भाई? ए, इमीडिएटली, IMMEDIATELY। चलो नेक्स्ट आंसर देना, ये भी वही है क्या? हाँ। अपीयरेंस, बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है अपीयरेंस की? अपीयरेंस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? बताओ यार, ये तो तुम भी बता दोगे खुद ही। लास्ट वाली है ना, क्या होती है? पहले अपीयर लिख लो, APPEAR, और फिर लास्ट में लगा दो एंस, ANC, है ना। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19 में यही है। अच्छा, गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग बताओ। सबसे पहले गलती होगी ये GAU, क्या होती है? GAU, यही गलती है, और आपको याद रखना है GUA होता है। क्या होता है? GUA, तो GUARANTEE, गारंटी। सो 19 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है? मेंटेनेंस, इसमें भी यही स्पेलिंग है। चलो यार अच्छे, मेंटेनेंस की स्पेलिंग बताओ बच्चों। मेंटेनेंस लिखने के लिए मैंने कितनी बार आपको समझाया है, सबसे पहले आपको लिखना होता है मेन, फिर लिखना होता है 10, फिर लिखना होता है एंस, ANCE। क्या लिखना होता है? ANCE। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। फर्स्ट मेन 10 एंस, ठीक है भाई। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 भी है भाई, कितने डाल दिए तूने? ठीक है, देखो भाई बताओ इसका भी आंसर। इन दीज क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज मिसस्पेल्ड। देखते हैं जरा, एक गलती नहीं है, बाकी सारी गलतियां हैं। हाइजीन की स्पेलिंग, तो बच्चों ये भी स्पेलिंग मैंने बहुत बार डिस्कस करी है क्लासरूम में। क्या होती है भाई? HYGIENE, HYGIENE, हाइजीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। PQRS, PQRS क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। पढ़ो, छोटा सा ही है तो पढ़ के भी पता चल जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़िए और आंसर दीजिए। और अनफेयर ट्रीटमेंट, affirmative actions is a policy that tries to make up for past discrimination against certain groups of people। देखो एक वर्ड पता चल रहा है जिससे आंसर आ जाएगा, बट मैं चाहता हूं आप आंसर दो, आप आंसर दो भाई। देखो एक लाइन क्या लिखी है,
यहां पर और अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि, और ये पढ़ो क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, दोनों सेम हो गए ना, तो यानी कि आर के बगल में पी आएगा, आर के बगल में क्या आएगा, पी, और क्यू से सेंटेंस शुरू होगा, तो एक ही बच गया हमारे पास, कौन सा, फर्स्ट। तो क्यू से सेंटेंस शुरू हुआ, फिर आर आया, फिर पी आया, और लास्ट में आया अगेन सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है जी। सो 20 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ो भाई, क्या लिखा है हमारे पास, फिर से यही बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर पढ़ो और आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो सारे। दो तरीके से पता चल जाता है, ये भी मेरे को इसमें एक वर्ड दिख गया, टू स्लेवरी, टू स्लेवरी अपोज के बाद आएगा, यानी कि आपको एस के बगल में क्यू लगाना है, एस के बगल में क्यू है, एक इसमें है और एक इसमें है, इसमें आर से शुरुआत है, तो आर से तो शुरू ही नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ। एस वाली लाइन सही है, पहले आएगी, फिर क्यू वाली लाइन आएगी, फिर आर वाली लाइन आएगी, फिर पी वाली लाइन आएगी। ठीक है, आया भाई समझ में, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। जब भी पी क्यू आर एस आएगा, पढ़ के आपको एक एक लाइन को एक के साथ एक लगा के चेक करना पड़ेगा, और इंप्रूवमेंट मैं बहुत बार बता चुका हूं, 2 बार ही चेक कर लेना, 2 बारी में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 पढ़ेंगे, इंप्रूव द गिवन अंडरलाइन सेगमेंट, बताना है देन एवर सही है कि गलत है। द फ्लेम्स हैड शॉट अप हाइयर देन नेवर, सबसे पहले नेवर ही वर्ड गलत हो गया, बट आप पढ़ो यहां पर कौन सा वर्ड लिखा था, देन। हम सबको पता है ये जो देन होता है, ए एन देन वाला, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है ना, ये लिखा हुआ, तो कंपैरेटिव डिग्री में तो आएगा ही आएगा, प्लस ये कंजंक्शन भी होता है ना, तो दी एच ए एन देन गलत हो गया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और मैंने बताया नेवर भी नहीं आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, एवर। कोई ऐसी बात ही नहीं बोल रहा था, एवर का बोल रहा था। द फ्लेम्स हैड शॉट अप हाइयर देन एवर। ठीक है भाई, और टी एच ए एन देन और टी एच ई एन देन में ग्रामेटिकल प्रोफाइल यही होती है, ई एन वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ए एन वाला वर्ड कंजंक्शन होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि नो सुनर अपने साथ कंजंक्शन देन फॉलो करता है, इसलिए उसके साथ टी एच ई एन देन लिखोगे गलत हो जाएगा, टी एच ए एन देन सही होगा। ठीक है, चलिए 25 पढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का हमारा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि फिर से अंडरलाइन बताना है आपको कि डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे। यार ये तो सिंपल सा हो गया सेंटेंस, क्योंकि आप पढ़ो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे प्रेजेंट है, पास्ट है। पढ़ो यहां पर लिखा हुआ है एम टेलिंग, नो इंप्रूवमेंट है ही नहीं, हैव टोल्ड है ही नहीं, एक ही आंसर बच गया, कौन सा, टोल्ड, क्योंकि यस्टरडे जो होता है वो अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉलो करता है, और टोल्ड जो है वो इसकी सेकंड फॉर्म ही है। आया भाई सबको समझ में? आज तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, अच्छी बात है अगर आज के क्वेश्चंस आपको 25 के 25 अच्छे से बिल्कुल आपने उसके आंसर्स खुद दिए हो, नेट वेट से देख के दिए हो, तब तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है भाई, चलो तो आज हमने अपने 25 क्वेश्चन आज की क्लास यानी कि 17th डे ओवर करा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे 18th डे पर, यानी कि 9 बजे, सेम यही टाइम, सेम चैनल, सेम टीचर, क्वेश्चंस अलग। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।